chapter of yours, rather the first unit. In the first unit, they have given you a financial system to study, and financial system is not only of India but also of the world. So we will just at a very superficial level, this is not a very in-depth level, at a very superficial level try to figure out what financial system is all about. फाइनेंस होता क्या है, ये आपको फर्स्ट स्लाइड में मिलेगा. तो फाइनेंशियल सिस्टम जैसा कि आपके सामने इट्स रिटन ओवर हियर, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. तो जहाँ इंस्टीट्यूशन शब्द का मतलब आता है, तो इसका एक सिस्टम को समझिए कि इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक फ्लो होता है किसी भी कंट्री में. जैसे आपने सुना होगा कि इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ करप्ट हैं. तो इंस्टीट्यूशंस, व्हाट डज इंस्टीट्यूशंस मीनिंग, व्हाट डज इट मीन? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि एक इस्टेब्लिशमेंट होगा, जिसका कि एक प्रोसेस होगा, जिसका कि एक सिस्टम होगा वर्क करने का, that particular thing is known as institution. और institution का concept है flow concept. तो institutional arrangement होता है financial system, flow concept है through which financial surpluses in the economy are mobilized from surplus units and transferred to deficit spender. बहुत ही complicated definition लगी होगी पहली वाली. दूसरी वाली देखिए, इसलिए I've given you two. अब इसमें देखिएगा फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज. इंटररिलेटेड एक्टिविटीज हैं सर्विसेज वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम प्री डिटरमिन्ड पर्पस और गोल. It includes different markets, institutions, instruments, services and mechanisms which influence the generation of savings, investment, capital formation and growth. So Van Home ने जो डिफाइन किया था वो इसमें अभी नहीं इंक्लूड की है मैंने. Anyway, this is the main definition of financial system. So interrelated system जो कि एक्चुअली में आपकी सेविंग को लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा कैपिटल फॉर्मेशन में. दैट इज व्हाट फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल अबाउट. अब उसमें कौन से इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो ये काम करते हैं? देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस विच टेक योर सेविंग, कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल फॉर्मेशन. अब उसी चीज की स्टडी आप इसमें करेंगे. So that is why पहला वाला institutional arrangement through which financial surpluses in the economy, financial surpluses का मतलब saving है, are mobilized from surpluses units and transferred to deficit spenders. Deficit spenders मतलब उन लोगों को दे दिया जाता है जिनके पास there is a deficit or a gap between a spending and a income and a spending, तो उन लोगों को पैसा दिया जाता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये भी काम है. तो फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री में आप इंडिया में कैसे काम करता है उससे जानने से पहले नेक्स्ट स्लाइड को देखिएगा. देयर आर थ्री मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. इट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट बिल्कुल एकदम अपने लेयर में बिठा लीजिए. फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल एसेट कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट कौन करेगा? इसके लिए भी आपके एजेंट्स हैं जिसको आप इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं. वही एजेंट्स फाइनेंशियल एसेट्स हैं, क्रिएट करेंगे. पहले तो इनकम से ही फाइनेंशियल एसेट को वो किया जाएगा, दैट मींस सेविंग. उसके बाद फाइनेंशियल वो हाउस होल्ड सेक्टर करेगा. अब इसके अलावा और भी हैं, तो आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन. फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल मार्केट की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि आप इसको दैट इज द ट्रेड ऑफ द स्पेशली देयर इज अ गुड मार्केट, सुना होगा आप लोगों ने. उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट होती है, ट्रेडिंग टेक्स प्लेस. एक ने खरीदा तो किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा. अब ये जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए वी रिक्वायर अ प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट. ये तीनों चीजें जब किसी कंट्री में फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तीनों चीजें जब किसी कंट्री में बहुत इंटीग्रेटेड होती हैं. इंटीग्रेटेड मतलब इंटरलिंक्ड, वेरी वेल इंटरलिंक्ड, कोई उसमें गैप नहीं होता. ऐसा जैसे ही मार्केट में आएगा वो सेल होगा हाई प्राइस पे या लो प्राइस पे, डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द कंडीशन और सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर एसेट. वॉलेटिलिटी शब्द का मतलब होता है ऊपर नीचे होना. जब कोई चीज दैट इज समथिंग दैट इज getting affected because of the, let's say, political stability, something that is getting affected, let's say, ये केवल financial term है, because of the pandemic. तो फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स का ऐड आते हैं, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क. तो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है ही वॉलेटिलिटी का ही एक सिंबल है. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तीनों इंटीग्रेटेड होने चाहिए. इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीनों चीजें अवेलेबल हैं.
प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की है, तीनों इंटीग्रेटेड नहीं है, बहुत वेल इंटीग्रेटेड नहीं है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विच इंडिया हैज। उसमें देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, all the national and international markets make up the financial market. So make up the financial market, जितने भी national international market हैं, it incorporates bank. अब आपके सामने institutions आए हैं जो एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट बनाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के बाद इंस्टीट्यूशंस देखा था, बैंक्स, पेंशन, इंश्योरेंस, करेंसी फंड्स, ये सब पैसा आता रहता है। दिस इज ऑल फ्लो कॉन्सेप्ट। अब इसको कहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, कौन सी चीज इसमें लगेगी कन्वर्जन के लिए, वही फाइनेंशियल सिस्टम है आपका। तो उसके लिए बहुत से टूल्स अवेलेबल होते हैं, देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल इन द कंट्री एक्चुअली which converts all these things into financial assets, sorry financial market में आते ही financial institutions इसको convert करेंगे, and many other economic institutions that help accumulate and redistribute money. accumulate करेगा और redistribute करेगा। बैंक्स का आप सबको एग्जाम्पल पता है क्रेडिट क्रिएशन का। द क्रेडिट क्रिएशन इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम विद द बैंक हैज एक्चुअली कलेक्टेड थ्रू सेविंग। pension funds होते हैं, there are a lot of pensions that is being given, and that pension money which is lying with the government for some time, government keeps it on the bank and takes the interest on them. So that is also a thing. Then there is insurance money, then there is a currency, that is a currency, by currency they mean liquidity जितनी भी होगी market में। next slide में what you will see is actually a structure, a very simple structure. I have not complicated it, although it will get complicated. It's a very simple structure. World financial market divided into three parts. International, ये world financial market. International exchange market मिलेगी एक international debt market मिलेगी, एक international securities market मिलेगी। Exchange market is like a Wall Street. Wall Street का नाम सुना होगा आप सबने, न्यूयॉर्क में। वॉल स्ट्रीट का काम है एक्सचेंज का। लाइक आपने अपने BSE सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE सुना होगा, एक्सचेंज मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स हैं, एक्सचेंज मार्केट्स हैं, दे एक्सचेंज मनी फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू द अदर। इंटरनेशनल डेट मार्केट, पर्पसली फॉर अ डेट, not just it's not for individuals, it's mainly for the governments to actually borrow from these markets. International securities market, security is a very interesting concept अपने आप में। security का I think मैंने कहीं define किया है आगे। securities होती क्या है, जैसे open market securities का concept है हमारे यहाँ बैंक में। so government securities होती हैं, जो ऐसी कई सारी securities होती है। basically securities is a promissory note actually that is given by the government to RBI। हमारी जो securities होती हैं, that is a promissory note given by the government to the RBI stating that they will return the money with the interest after at this date, and they promise to return the money, so it's a promissory note kind of a thing, and then the RBI lend it to the government. so that ये जो securities होती हैं ये भी बिकती हैं, that is, it is also open for common masses, and that's how the bank make money out of that. But that is a different picture altogether, that the banks have actually limited lending it to the government. I will not get into that part, it's little different from the financial system. So एक financial system को एक अपनी copy में बना लीजिए इसको, कि financial system का part exchange market, debt market और security market होता है। exchange market, debt market and security market. Next slide. Foreign exchange market देखिए पहला ही है, that's why I tried to explain market system. But इस केस में foreign exchange पहले करेंगे। foreign exchange market forex कहलाती है और currency market भी कहलाती है। इसका काम क्या है? It's the market in which the subject of its participant के नाम लिखते जाइएगा, अलग से लिखिएगा जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखे। इंस्ट्रूमेंट मतलब टूल होता है जो कि यूज हो रहा है यहाँ पे। सो इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट वी आर यूजिंग ओवर हियर इज डेरिवेटिव मार्केट। देयर आर मेनी टूल्स यू विल कम अक्रॉस। इस पर्टिकुलर स्लाइड में काफी टूल्स लिखे हैं।
So पहली तो foreign exchange market is actually a market which is subject of its in which the subject of its participant interaction is the currency. Currency का subject है and everything that is related to its equivalent. Derivative instrument may also serve as a trading instrument. For example, currency या CFDs. CFDs are also instruments. I'll tell you what CFDs stands for. Depending on the form, the settlement there can be cash and non-cash. According to the transaction term, market can be current, spot market भी हो सकती है, and derivative currency market भी हो सकती है. CFD के बाद देखिएगा दो तरीके की मार्केट यहाँ पे है, एक स्पॉट मार्केट लिखी हुई है और एक फॉरवर्ड मार्केट होती है. 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट. ये क्या होते हैं स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट? आई लेट यू नो. लिख लिया आप लोगों ने? Have you written? Derivatives. I'm again repeating it. CFDs. Yes, ma'am. All right. Okay. Derivative, CFDs, and you must have written one more. इसमें और भी जोड़ लीजिए. Call money market जोड़ लीजिए. Spot market जोड़ लीजिए. Forward market जोड़ लीजिए. इसमें इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट द बैंक रिक्वायर्स, ये बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ करेंसी को वो भी यूज करते हैं. तो 500 और 1000 का डिमोनेटाइजेशन के टाइम बैंक रिक्वायर लॉट ऑफ कैश बिकॉज कैश क्रंच वाज देयर. तो एक बैंक दूसरे बैंक से मांग रहा है कि हमको आज करीब लेट्स से हमें 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है. ये 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन के लिए आप हमें अभी मनी दे दीजिए. एक बैंक, कोई जो रिच बैंक हो, प्रोबेबली एसबीआई, कोई स्मॉल बैंक उससे मांग रहा है. यू जस्ट गिव अस मनी फॉर नाउ एंड वी विल रिटर्न दिस मनी. ये मनी क्या होता है? ये मनी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इसको कहते हैं कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट का मतलब होता है दैट इज फॉर वन डे दे विल गिव दिस मनी. कॉल मनी मार्केट की ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है. जस्ट फॉर वन डे दे विल गिव दिस मनी टू द अदर बैंक. That bank will take that money, will give it to its customers, जो भी उसका cash crunch था, और with the thing that they'll have to return this thing next day. बस एक ही दिन का उनके पास टाइम है. They don't have much time. Call money market. स्पॉट मार्केट जो होती है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ मनी ऑन अ डेट, और हाँ लेट्स से you have taken the money on a debt, तो आपको स्पॉट दैट इज उसी समय मार्केट, स्पॉट मनी दैट इज प्रेजेंट मार्केट, उसी समय का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो देना होगा. फॉरवर्ड मार्केट जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है स्पॉट मार्केट से. फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है? यू परचेज अ थिंग and you purchase a thing and you actually tell a person that I'm purchasing the thing, मगर इसका पैसा मैं फ्यूचर में दूंगी, लेकिन there is a catch. आज का होगा. I will not give the rate of interest of the future. I will give the rate of interest आज ही का. This is known as forward market. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं जो एवरी डे लाइफ में शेयर मार्केट्स में और बैंक्स में यूज होते हैं फॉर प्रमोटिंग और कन्वर्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एक थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चर. इसमें आप देख रही होंगी एक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. एक इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो इसका कन्वर्जन करेंगे. तो एक तरीके की इंस्टीट्यूशन से जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं वो है बैंक्स, बट बाकी इंस्टीट्यूशन से आप लोग फेमिलियर नहीं हैं, तो वो फेमिलराइजेशन आपको फिल्म के थ्रू आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली द फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क. तो एक मार्केट को ये याद रखिएगा, करेंसी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें मैंने डिफाइन किया है नेक्स्ट स्लाइड में. ट्राई टू डिफाइन इट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यही फ्यूचर, ये सब इसी तरीके के ये टूल्स हैं. Forward contract is customized between two parties at an agreed price. Intermediaries of the transaction are commercial banks. There are no guarantees. दो पार्टी के बीच में कोई प्राइस तय हो जाता है, वो वही है कि एक्चुअली दे डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू जस्ट पे द इंटरेस्ट. जो भी प्राइस है वो हम आज की रेट में ही देंगे. इंटरमीडियरीज, लेकिन हम अगर फॉरवर्ड दैट इज फ्यूचर में इसका वो करेंगे, पेमेंट करेंगे, बट इट विल बी एट टुडेज, तो वो अग्रीमेंट हो जाता है दोनों में.
intermediaries of the transaction are commercial banks. There are no guarantees. Guarantee इसमें forward contracts में जरूरी नहीं है. Future feature pricing based according to the movement of currency exchange rate. Intermediary is an exchange. Guarantees are the reserve deposit. तो एक फ्यूचर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है. ये इसमें गारंटी भी होती है और इसमें एक्सचेंज, इंटरमीडियरी इज एन एक्सचेंज एंड गारंटीज आर द रिजर्व डिपॉजिट. जो भी रिजर्व में रखा होता है डिपॉजिट, वो गारंटी पे लगा दिया जाता है. इन केस आप नहीं देंगे, whatever reserve you have, we will take it. Options and currency swaps भी एक options इसमें currency transaction can be performed both on the exchange and on the over the counter market. Over the counter market आपसे कहा जाएगा define करने को. I will give you a definition. Forex, interbank market, forex ये सब over the counter market होता है. Currency transaction can be performed both on the exchange and on the over counter market. As you can see, ये दोनों अलग अलग हैं. Options की definition यहीं पे लिख लीजिए आप लोग अपने पास. What are options? Options में लिखिए. Options are the tool. Options are financial derivatives. Options are financial derivatives that give buyers the right but not the obligation. Options are financial derivatives that give buyers the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset. Repeating it, options are financial derivatives that give buyers the right, comma, but not the obligation to buy or sell an underlying asset, to buy and sell an underlying asset at an agreed upon price, to buy and sell an underlying asset at an agreed upon price and date. Options. Call options and put options, दो तरीके के options होते हैं. There are two types. Call options and put options form the basis for a wide range of options. Form the basis for a wide range of options. Difference between derivative and option, इसमें next line में लिखिएगा. A derivative is a financial contract. Although options are financial derivative, but not all derivative are options. Options are financial derivatives though. A derivative is a financial contract that gets its value. Derivative is a financial contract that gets its value, risk, and basic term structure from an underlying asset. From an underlying asset. So a derivative is a financial contract that gets its value, risk, and basic term structure from an underlying asset. Options from an underlying assets. Options are one category of derivatives. So options are one category of derivative. There are four major types of derivatives. There are four major types of derivatives. Options, forwards, futures, and swaps, SWAPS. Four major types of derivatives. Contracts, derivative contracts are options, forwards,
futures, and swaps. Uh, Examples of financial derivatives देखिए next line में. As I use this word volatility, उसको यहाँ use करिए. Financial markets are extremely volatile. Volatile. Financial markets are extremely volatile. So, volatility means unpredictability. It also means liable to change rapidly. So, volatility, unpredictability होती है financial market में. So, financial markets are extremely volatile. And one such instrument is derivatives. Derivative की मैंने आपको definition दी है. उसमें एक टर्म दिया था अंडरलाइंग एसेट्स का. डेरिवेटिव्स मैंने लिखवाया है आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट. These underlying asset can be stock, commodities. अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है जो आपके पास हो. स्टॉक है, कमोडिटी है, करेंसी है. अंडरलाइंग एसेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो डिफरेंट एसेट्स. सो अंडरलाइंग एसेट पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है. This is what derivative is all about. So derivative का example है एक option. So options and various kinds of other things which I give you. इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट वर्क करती है. तो ये फॉरेक्स या करेंसी मार्केट है. नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्रेडिट मार्केट. Credit market के देखिए, this market suggests a redistribution of spare funds from those who have them to those who do not have them. Simple. Unlike the investment market, the credit market is more complex. It has three-tier structure and has tighter requirements for participants to fulfill their obligation. करेंसी मार्केट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, आई एग्री. और ज़्यादातर जो फ्रॉड आपने देखे हैं, हर्षद मेहता फ्रॉड और स्कैम्स, जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, वो सब करेंसी मार्केट में होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में होते हैं. क्रेडिट मार्केट इज वेरी वेरी टाइट मार्केट. एंड बिकॉज इसमें क्या होता है कि पैसा, बिकॉज इट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, स्पेशली टू पीपल हु डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड मनी. But who are these people जिनको दिया जाता है? So generally these are those people who are going to convert it into investment and will lead to capital formation of the country. So this is taken very seriously. The three-tier system which we are talking about here, that the credit market has a three-tier system. So three-tier system में लिख लीजिए और means of, for example लिखिए, the cooperative credit institutions in India, the cooperative credit institutions in India can be classified under a three-tier structure. उसका देखिए three-tier structure. ये भी credit institution है, इसलिए इससे clear हो जाएगा. The cooperative credit institutions in India can be classified as under a three-tier structure. Three-tier structure में पहला है primary credit societies at the bottom. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एट द बॉटम. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जो दे गिव लोन्स फॉर अ लॉन्ग टर्म, 15-20 साल के लिए. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एट द बॉटम. सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट द मिडल. Central Cooperative Bank at the middle and the State Cooperative Bank at the top. And the State Cooperative Bank at the top.
So ये है आपका इस तरीके से क्रेडिट सिस्टम 3 tier सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कंट्री में, which means कई 3 layers हैं. So where people of different strata can actually keep on, taking credit from different institutions. Primary credit societies generally work in rural areas. Central cooperative banks and state cooperative banks generally work both in rural as well as in urban areas. So the clientele, the kind of a clientele which all these 3 tier markets, or sorry, societies have, is very different. Sometimes the clientele of the state cooperative banks are very urban, and whereas primary credit societies mostly deal with farmers. The challenges of the primary these cooperative societies are numerous, so that's a different story altogether. But anyway, this is a good example of how 3 tier system work in our country. Uh, the credit market, apart from that, has a tighter, as you can see, requirement for participant to fulfill their obligation. So, agar credit, if the farmer has taken a credit, the bank is very serious about taking its money back. Next देखिए, next slide में आपको दिखेगा the central bank and the commercial bank. Here the central bank act as a regulator. ये भी 3 tier system का ही example है. यहाँ पे central bank और commercial bank में central bank act as a regulator. By means of loans, the central bank regulates the money supply, supports banks facing temporary troubles, keep the liquidity of banking system, and covers the cash gap. Or a commercial bank and their clients and a credit relation between legal entities. तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 tier इसलिए है कि एक तो सेंट्रल लेवल पे चल रही है एक चीज, एक कमर्शियल बैंक एक मिडिल लेवल पे समझिए चल रही है, एंड देन देयर इज अ मनी और नीचे पर्कुलेट होता है, तो नीचे पर्कुलेट होता है तो पंचायत तक जाता है. तो द सिस्टम विच द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड, वो ग्रास रूट लेवल तक उसका फायदा जाए, उसके लिए द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जिसमें कि क्रेडिट मार्केट का फ्लो कहीं रुके ना. On the people on the kind of a clientele, as I said, is different from everybody. तो वो अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे मिलता रहे क्रेडिट. But of course, the regulator is the RBI or the central bank. Commercial banks, I'll give you one example of जैसे कि 3 tier system में इसको और expand करेंगे तो नीचे अभी आपको मैंने बताया प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके अलावा आरआरबीज भी काम करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी उस लेवल पे काम करते हैं. तो माइक्रो बैंकिंग भी एक कॉन्सेप्ट है. तो माइक्रो बैंकिंग एब्सोल्युटली ग्रास रूट लेवल पे काम करती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेंटर से चला हुआ पैसा या आपका सेविंग का पैसा कहाँ पे किसको हेल्प कर रहा है, यू नेवर नो, बिकॉज दैट सिस्टम channelize money into one particular area. जिससे कि जैसे कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन था तो इंडिया स्टार्टेड चैनलाइजिंग इट्स इंटायर क्रेडिट टू किस तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ. सब क्रेडिट, जितना भी क्रेडिट दीजिए एग्रीकल्चर फार्मर को दे दीजिए, जस्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा. बिल्कुल कमर्शियल बैंक्स वर नॉट रेडी, दे वर वेरी वेरी एजिटेटेड and very skeptical whether they should have branches in rural areas, because they were very skeptical whether they will get their money back or not. Which they were right actually on that account, because commercial banks were urban thing, and Indira Gandhi or the Green Revolution pushed them towards rural areas. But then again the problem cropped up that the commercial bank had large number of NPAs. Different issue, but that ऐसे सारे system country में इस तरीके से tier wise काम करते हैं. तो tier learn करना होगा आपको. Various markets actually work in a more or less a tier system. Next slide. This is a introduction to you of an insurance market. जैसे forex market थी, जैसे credit market है, ऐसे ही insurance market है. Separate segment है बिल्कुल. As insurance companies are one of the main investors at the global level, providing various kinds of insurance services. They accumulate capital which they can temporarily invest in deposits, metals, and stock. So separate segment altogether. Insurance, as insurance company, are one of the main investors at the global level, and of course providing various kinds of insurance services. Whatever insurance services you are looking for, life insurance, health insurance, and different kind of insurance, they accumulate capital in which they can temporarily invest in deposits, and metals, and stock markets. Insurance market is a different ball game altogether. A lot of money come in the insurance market. But it is not that much subjected to volatility.
as the forex market is. So उतना volatile markets नहीं है ये insurance markets. ये बस आपका पैसा लेंगी because you are giving the premiums, you know, वो आपका पैसा लेंगे और they will accumulate it in capital or try to convert in the capital by, you know, putting your money in the stock market. That's what they do, basically. So, but they also reel under very, pressures like pandemic. People started claiming a lot of insurance. अगर आप इसको case study में पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग ही picture आपको दिखेगी कि insurance market itself got a big shock because claims बहुत ज़्यादा आए and you know to giving out money और इतना ज़्यादा cash एकदम से देना क्योंकि वो invested money होता है. They don't keep your money. That is the invested money. So itna zyada cash dena is not possible. So if they are giving out so much cash, they run the chance of getting bankrupt. So, but then again, like various institutions in India, insurance market also faces a serious challenge. Next market you will come across is an investment market. These all the markets, I'll let you, I just want to inform you, exist in India. Each and every type of market exists in India. Some market are at a very, what you can say, rudimentary stage, rudimentary meaning basic stage. Some markets are at very, mature stage. So if you will take a look, you will find that that's forex market or the currency market in India and the credit market in India are far advanced stage. They are very mature stages and have a lot of experiences with dealing with different institutions and clients. Insurance markets and investment markets and are relatively new for India because insurance is something that is not a part and parcel of our lives. Although it should be, but it is not. People rather, believe in keeping money in banks and FDs and mutual funds, and rather to take an insurance or to secure a health insurance for their loved ones. And that is why the penetration of the insurance market becomes very difficult, especially in the rural areas. Rural areas have money, they are well aware of it, but they cannot penetrate that market. The penetration is very difficult because of the mindset. And the mindset has to be changed. So you must have seen the all the ads which insurance market, insurance companies deals with are mostly an urban clientele. They don't show ads. देखे होंगे आपने बहुत सारे हैं. HDFC, Axis Bank, they are running a lot of ads. And उसमें यही है कि if you love your loved ones, go ahead and take an insurance. But then again, a rural penetration or a penetration in the rural market is very difficult for them. The farmers, if you will go and want to sell a life insurance policy to a farmer, they don't purchase all these things. So वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त challenge है. तो वहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि यू डोंट वरी, लाइक LIC या UTI जो गवर्नमेंट चलाती है, they wanted to come along with that, but it didn't work out. So mostly after 1990 insurance market करीब 40% खुली थी. 40% it slowly and gradually government opened it more, which means कि private sector और उसमें आ पाया. So they do offer insurance. A lot of policies are out there. SIPs offer होता है. But again, it's a basic stage पे ही है अभी. Not making a dent जितना हो सकता है क्योंकि country of 120 billion people have the huge market. Like they do realize it's a huge market, but somehow they face a wall when it comes to selling these policies or selling these insurances to people. Investment market is another type of market that exists in India. It's a system based on free competition and partnership between agents of investment activity. It has much in common with the stock market, where the funds are invested in securities, but it can also take the form of capital investment, fixed asset, etc. Simply put, the investment market provides investing money in any asset for the purpose of subsequent earning over a period of time due to increase in an asset price or dividend payment. इन्वेस्टमेंट मार्केट का सिंपल मतलब ये है, पैसा है आपके पास, you have money, you can go and invest it in an investment market. Investment market basically, जैसे for example, if you have gold,
they always say don't keep a gold in your lockers or at your home. Bring it to us and हम उसको invest करेंगे आपके gold को आगे. You will get the money, required money, एक interest rate certain आपको मिलता रहेगा. You can even take a loan on that gold of yours if you want to, but invest with us. So investment markets work in this way. और further ये आपको invest करती हैं आपका पैसा. फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन मार्केट्स में, वॉल स्ट्रीट में लगाएंगी, जापान स्टॉक में लगाएंगी, यूरो मार्केट्स में लगाएंगी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगी. डिफरेंट काइंड ऑफ एवेन्यूज पे वो आपका वो जो मनी होता है वो लगाया जाता है. बट देन ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्टेड टू वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट रिस्क. सो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मार्केट इज अ स्टॉक मार्केट, जो आप लोग बहुत बार सुनते हैं. सिक्योरिटीज इसलिए लिखा है क्योंकि एक बहुत की कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जुड़ा रहता है. It suggests a complex interaction between the market participant in terms of issuance and turnover of securities. Securities can be traded in both stock exchange and beyond them. On the exchange, you can trade only enlisted assets, that which means certain requirements. So assets can be, I think I've given further. Okay. Assets can be, I have divided assets. Stock market, I've tried to define for you, क्योंकि आप लोगों से अगर पूछा जाए स्टॉक क्या है तो बड़ी डिफिकल्टी से आंसर आता है, वो करेक्ट नहीं आएगा. Here goes. This is a stock market or stock. They can be a common stock and preferred stock. Holder of common stock typically have voting privileges. ये सब इसको समझ लीजिए. स्टॉक, सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, ऑप्शंस, सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट. सो उसके पास, जिसके पास स्टॉक होता है, जैसे आपने सुना होगा दिस पर्सन हैज अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी. तो स्टॉक ऑफ अ कंपनी, नॉट अ शेयर ऑफ अ कंपनी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. स्टॉक ऑफ अ कंपनी, उसके पास वोटिंग प्रिविलेजेस होते हैं, whereas holders of preferred stock may not. However, preferred stockholders receive a fixed dividend from the company, while common shareholder may or may not receive one, depending on the decision on the board of directors. So stock is a more solid concept as compared to share. शेयर कंपनी के आप खरीद सकते हैं, वो कंपनी आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड दे देगी अपने प्रॉफिट में से. दैट इज अ प्रॉमिस एंड that's why people purchase share. शेयर कंपनी का हिस्सा होते हैं. कंपनी जब कोई कैपिटल को रेज करना चाहती है, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. वन इज अ न्यू एंट्रेंट, और वो नई एंट्रेंट होती है बिल्कुल मार्केट में, and they want to raise the money but they don't have the capital. Then they at net value asset उसकी एक तय करती है अपने शेयर की, और डिपेंडिंग अपॉन देयर बैकड्रॉप, बैकग्राउंड. जैसे रिलायंस वाले पहले बार आए थे, पीपल ऑलवेज न्यू रिलायंस हू दे आर. या टाटा वाले अगर कोई शेयर लॉन्च करेंगे, उनके बैकग्राउंड, बैकड्रॉप देखते हैं लोग कैसे हैं, क्या है, एंड दे परचेज द शेयर अकॉर्डिंगली. उस हिसाब से एनडीए उनका होता है और वो फ्लोट किया जाता है. जब वो फ्लोट किया जाता है तो देयर आर कॉमन मासेस हु परचेज दोज शेयर्स. Purchasing of those shares does not give you a right or voting privileges, because you do not automatically become a board of director. But what you become is a recipient of the fixed dividend from the company, and a fixed dividend will come from their share of profit. जितना उनको ज़्यादा profit होगा, आपको उतना ज़्यादा dividend मिलेगा. Like for example, I give you a good example. Amazon. Jeff Bezos have become so rich right now that he has become a trillionaire. Now that richness will show in the whoever have purchased their shares, या जिनके पास उनके stocks होंगे, वो लोग भी billionaire हो गए हैं. Automatic है ये. So that is why this is how it works. Stocks and share में ये difference होता है. Stock has a voting. Audible to everyone? Girls? Hello? All right. Okay. Yes, ma'am. Okay. Fair. So stock and share is a different instruments which are used in these markets. Right.
Apart from stocks and shares, there are one more thing which there are many other instruments which we can discuss and keep on discussing. Again, the financial system of India. अभी slides रोक दीजिएगा. Don't go ahead. अभी इसमें आगे मत जाइएगा. Why am I stopping over here is because I want you to do one thing before coming to my next class. Financial system को आपने अभी देखा, how does it work? There are different markets and there are different instruments used. This is just an introductory part. What I will want you to do is now try to make a Indian financial system का एक flow chart बनाइए. Just a flow chart, no textual thing. Just a flow chart जिसमें कि आपको जितने भी financial institutions दिखें, डिपेंडिंग अपॉन पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, NBFIs हैं, ये सारी चीजें उसमें उस फ्लो चार्ट में दिखाइएगा. सो उस सिस्टम को लेके ही, उस फ्लो चार्ट को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग विल शो यू वन थिंग कि ये फाइनेंशियल सिस्टम कितना इंटीग्रेटेड है और इसमें कितने दूर तक नुकसान होता है. बिकॉज इफ वन पर्टिकुलर सोसाइटी क्रम्बल्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि ये एक सिस्टम कितना इंटीग्रेटेड होता है. There is a cooperative society act, as I told you, 1956. Cooperatives की बहुत ही sad story इसलिए हुई because cooperatives was a very ambitious plan of Indian government and specifically उन्होंने कहा कि देखिए banks, commercial banks interested नहीं है लोन देने में rural areas को, तो why not we make a cooperatives. अब cooperative कैसे work करता है? Cooperative takes your saving और उसको कन्वर्ट करता है आपके वो डिफरेंट लोगों को, फिर उसी में वो जो ग्रुप होगा उसी में लेंड करेगा. दैट इज अ कोऑपरेटिव. Saving started coming, but cooperative landed itself into trouble because they started lending to people or other farmers who did not return the money. As a result, cooperative reeled heavily under the debt burden of large NPA, that is non-performing assets. Non-performing assets क्या होते हैं? जो कि जिसपे लोन दिया गया है लेकिन वापस नहीं आया पैसा, न प्रिंसिपल आया न इंटरेस्ट आया, those are known as non-performing assets. So then the Indian government, in fact, because they were cooperatives, were taking loans from NABARD. तो NABARD से लोन लेने के कारण, because they were connected with that, so NABARD got into the picture. Then the NABARD, felt that heat because a lot of NPAs were collected. And cooperatives were giving freely loans to the under the heading under the lead of lead banks, primary banks, and RRBs, and there were different kind of banks working: short-term loans, long-term loans, medium-term loans to small farmers, medium-term farmers. Different kind of thing was happening. So what I'm trying to tell you is, if one particular institution crumbles, the entire system can crumble because they all are interconnected. So integration, on the one hand, a financial system integration कहते हैं कि developed country is so developed because they have a very integrated financial system. I agree. But the integration can also lead to one thing. If there is a very tight integration is happening, then एक का जो heat होगी, that will actually translate into somebody else's, it will show in somebody else's receipt. So that kind of a problem is there. But then India has a major problem. It's financial system और जितनी भी चीजें आप ये सुन रहे हैं, now this is a layman explanation of the entire thing. जितनी भी चीजें आप सुन रहे हैं, more or less is a urban phenomena. There are actually two kind of lenders, that is lending or a credit system or a financial system, parallel financial system that is existing in India. एक तो ये systems हैं जो आप सुन रहे हैं, एक सिस्टम्स हैं जो कि कहलाते हैं नॉन कमर्शियल, एक कमर्शियल है जिनका जो गवर्नमेंट जिसको वो करती है, एक नॉन कमर्शियल मीनिंग प्रोबेबली अ लोकल जमींदार और इंटरमीडिएरी or which we call it Aratia, or they are taking the loans from the local people who are rich and are giving them at a very high interest rate. तो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है पूरी रूरल एरियाज में, जिसमें प्रॉब्लम ये है
there is a credit transaction going on, that is a currency exchange is happening, but then it is beyond the jurisdiction of the RBI to control that transaction. They don't come under the ambit of all ये जितने भी आपने पढ़े different market structures, forex market and credit and institution, there are some kind of a regulatory bodies that are actually sitting at their head. That's जैसे कि forex या securities या stock markets के लिए SEBI है. So SEBI is the one which is a regulatory body, and it is regulatory body and keeps an eye on the Security and Exchange Board of India, which came into existence in 90s. And the purpose of SEBI was to actually, to regulate these various institutions. They don't have that kind of a regulation in the non-commercial areas. So that is the major problem in India, that the parallel, very much a parallel economy is running, which do not have, where the government do not have access. तो इसीलिए inflationary policy हो, monetary policy हो, credit policy हो, या इस तरीके के financial instruments को वो करने का हो, you cannot go beyond your jurisdiction. Large chunk of a population is still outside the ambit of all these regulatory bodies, and that's the purpose of fintech. You must have heard this particular term, fintech. The revolution or a technological revolution which the government want very badly is basically the reason why government want it very badly is basically that because these institutions have somehow failed in the rural areas. And not only that, the government has even, given when they decided, okay, we will even have a, micro banking. अब माइक्रो बैंकिंग माइक्रो लेवल पे बिल्कुल की जाती है, उसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है. आप माइक्रो बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी स्कैम्स. अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश में ऐसा स्कैम हुआ था माइक्रो बैंकिंग में, जिसमें कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज जस्ट मैनेज्ड इन द थिन एयर लोगों के. They gave people the money and then they never got it. तो ये ग्रास रूट लेवल की रियलिटी है. अब इस रियलिटी को कैसे गवर्नमेंट चेंज करे, बिकॉज माइक्रो बैंकिंग इज अगेन, so they are trying to figure out the ways through which they can make people literate about these things, and hence the financial literacy concept. The financial literacy concept, fintech, is that digital payments, and the government want, these people to actually come in the ambit so that they can regulate. They are not only saving an income, but also the rate of interest which they are paying. Sometimes when the government is actually, or the commercial bank or the cooperatives are sometimes charging a very low or a minute interest rate of like 3 to 4%, the local intermediaries are giving out loans at 20%, as high as 20 and 25%. And that is why farmers are committing suicide. The farmers are committing suicide. Of course, they failed to give the loans back to the cooperatives or the commercial bank. That is a fact. But they are also committing suicide because they have taken loan from somebody who is not, who does not belong to these institutions, and it probably is charging a way high interest rate. So this is the financial markets is a very urban concept. It is not seeping into a rural area where a large chunk of income is just lying there. Large chunk of income, because bank branches आप per person देखिए इंडिया में बहुत कम है अभी भी. So बैंक branches को बढ़ाना, accessibility बढ़ाना, उनको ये सही नहीं लग रहा है कि अब हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा वेस्ट करें, because we don't have that much money कि हम पहले 10 लोगों का क्रू हायर करें बैंक का और वहां जाके उनसे कहें नौकरी करो. इससे ज्यादा अच्छा है एक काम, फिनटेक, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जिसमें कि कुछ नहीं करना है, देयर आर एप्स इन्वॉल्व, और वो आपसे इसीलिए कहते हैं गो फॉर पेटीएम, गो फॉर भीम ऐप, गो फॉर यूपीआई. इसका पर्पस ये है कि एक तो पेटीएम्स एंड भीम ऐप एंड यूपीआईज आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स who are getting a huge commissions out of whatever you are doing. They are not, Bhim app has been launched by the government, but then who is running Paytm? He's a private sector guy. So if you will, Google him, his name, you will see that he is actually a Paytm CEO, has become a billionaire along these years. So why? Because the government is pushing these kind of policies.
because they lack funds and they don't want more people to be hired and go to the rural areas. What they want instead कि काम हो जाए and the people should actually come into this and that. तो इन सारी चीज़ों को आप लोग जब पढ़ेंगे on a level, you will find that the structures and the institutions are very interlinked. But in India, the financial market is still at a, again, I will say, is not very mature. It's at a very, beginning level. A beginning level, आप ये कहेंगे 50-60-70 साल से तो चल रहा, how come it's a beginning level? Because 50-60-70 साल से चल तो रहा है system, लेकिन वो system बहुत सारे, road blocks से चल रहा है. There are many road blocks which are there because of sometimes a corruption is the case, or sometimes a lot of money that has not been, they are not being able to convert into chemical formation because of various reasons. तो उसी के लिए सेबी बनाया गया था. तो इसलिए what I will suggest to you कि एक flow chart बनाइएगा in which you will find this on your net, जिसमें कि Indian financial system का flow chart होगा. Then I will move from there, क्योंकि इस slide में आगे Indian financial system पे ही है. But I will not touch that. This is just a picture of a world scenario right now. Okay, so I'm stopping it here. And in the next class, we will discuss that particular flow chart and I'll explain Indian financial system then.